कीजिए कि आपके पास एक टॉफी है। एक टॉफी जो ये है, इसे आपने अपने फ्रिज में रखा है और आपके पास 3 बच्चे आते हैं। तो आप इस टॉफी को आप चाहेंगे या आपकी इच्छा होगी कि उन 3 बच्चों में, चूंकि आपके पास एक ही टॉफी है, तो आप जरूर चाहेंगे कि इस एक टॉफी को 3 इक्वल डिवीजन कर दिया जाए और उस तीनों बच्चों को दे दिया जाए। और इस एक्ट को परफॉर्म करते हुए आप इसको 3 इक्वल डिवीजन करते हैं। जब इस टॉफी का 3 इक्वल डिवीजन हो गया तो आप एक बच्चे को एक डिवीजन देते हैं, दूसरे को दूसरा और तीसरे को तीसरा डिवीजन देते हैं। मैथमेटिक्स में इसके डिवीजन को रिप्रेजेंट करने के लिए 1/3 जो आपने एक बच्चे को दिया है 1/3, और ये 3 जो है इसका लिटरल मीनिंग जैसा कि एक्ट आपने किया है, इसको हम कह सकते हैं कि दिस 3 इज नंबर ऑफ इक्वल डिविजन्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। जबकि इस न्यूमरेटर के बारे में कह सकते हैं कि जो आपने अपने पर्पस के लिए लिया है। तो इसे हम ऐसा कहना चाहते हैं, या आप सहमत होंगे मेरे विचारों से, इसे हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ डिविजन्स टेकन फॉर द पर्पस। तो ये पूरे एक्ट का जो आपने एक्ट किया, जो सिचुएशंस आपके पास थे उसके अनुसार आपने ये काम किया और जिसे मैथमेटिकली इस तरह से आपने रिप्रेजेंट किया है। ये मैथमेटिकल सिंबल है आपके एक्ट का। तो कालांतर में इस वाले को जो ऊपर आपने लिखा है, जैसे नंबर ऑफ डिवीजन या डिविजन्स टेकन फॉर द पर्पस, इसको न्यूमरेटर नाम दिया गया, न्यूमरेटर। जबकि ये जो हमारे जितने इक्वल डिवीजन किया है एक ऑब्जेक्ट का, उसका नाम दिया गया डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पर्पसफुली इस एक्ट को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने के लिए कहा गया। सपोज करो कि आप किसी अनदर केस में आप 2 लेते हो और दूसरे को अलग को 1 देते हो, 1 टुकड़े देते हो, तो आप इसे 2/3 2 आउट ऑफ 3 2 डिविजन्स आपने लिया है आउट ऑफ 3 डिविजन्स, और दूसरा एक डिवीजन जो आपके पास बचा हुआ है किसी अन्य को दिया है आपने, वो 1/3 डिविजन्स है। तो फिर इसे इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। और ऑब्वियसली आप जानते हैं कि इनके जोड़ हमारे पास 1 जो आता है, ये 1 ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, 1 इंटैक्ट ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो जब आपने इसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखा, तो फ्रैक्शंस का सिर्फ ये मीनिंग नहीं है। इसको अगर रिविजिट करते हैं, जैसा कि मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बतलाना चाहता हूं कि इसको अगर रिविजिट करते हैं तो इसको कैसे समझा जा सकता है। इसको समझने के लिए चलिए और कुछ हम चीजों को देखते हैं। जैसे अभी मैंने इसके ना 4 नैरेटिव्स। आप किसी नंबर को 2/3 के फॉर्म में लिखा, उसके 4 नैरेटिव्स हैं, और ऑल 4 नैरेटिव्स को एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले कि जो मैंने अपने पहला एग्जांपल दिया कि आपके पास एक टॉफी है, उसके 3 इक्वल डिवीजन किया, उसमें से 2 लिया। दिस इज द फर्स्ट नैरेटिव। और ये इस तरह करने के बाद आप 2/3 लिखते हैं और इसे डिनोमिनेटर और इसे न्यूमरेटर कहते हैं। लेकिन अब दूसरा जो नैरेटिव्स के हैं इस रिप्रेजेंटेशन का, उसको समझते हैं। सपोज करो कि आपने कहीं एक्सपेडिशन पे गए हो और आपके पास कुछ चावल है जिसे आप रोज पका रहे हो, कोई आइलैंड पे कोई एक्सपेडिशन पे गए हो। तो सपोज करो कि आपके पास ये चावल है और रोज आप इतना चावल पकाते हो, ये क्वांटिटी आपके राइस का है और इतना राइस आप पकाते हो। तो मतलब आप जानना चाहते हो कि ये राइस जो हमारा कितना दिन चलेगा अगर इस क्वांटिटी को कुक किया जाए एवरीडे। तब आप इसको जब डिवाइड करते हो तो ये जानना चाहते हो कि ये क्वांटिटी इसमें कितनी बार है, ये क्वांटिटी ये इसमें कितनी बार है। सपोज करो कि 1 2 3 4 एंड 5 टाइम्स है, तो ये आपका क्वोशेंट आपका 5 आ जाएगा। मतलब ये हुआ कि जब हम किसी नंबर को इस तरह से ही रिप्रेजेंट करें तो हमारे पास उसका पर्पस ये भी हो सकता है, जो कि इसके सेकंड नैरेटिव्स हैं। इसमें हम ये जानना चाहते हैं कि जो न्यूमरेटर है उसमें डिनोमिनेटर कितनी बार है। तो हमारे पास एक नंबर आता है और वो नंबर हमें बताता है इस चीज को कि डिनोमिनेटर्स न्यूमरेटर्स में कितनी बार है।
इसका उल्टा भी हम लोग कर सकते हैं तीसरे नैरेटिव्स में। तीसरे नैरेटिव्स में ये होता है कि आपके पास इतना ही चावल है और आपको 5 दिन इस चावल को मतलब कुक करना है, 5 दिन उस एक्सपेडिशन में रहना है, उस आइलैंड्स पे रहना है और 5 दिन इसको कुक करना है। तो आपको ये जानने की इच्छा होती है कि ये अगर 5 दिन को हमें इस चावल को चलाना है यानी कुक करना है तो ये कितना क्वांटिटी होगा। तो एक क्वांटिटी का हमारे पास नंबर आ जाएगा, क्वांटिटी का नंबर जाएगा कि आप इतना ही कुक करोगे तो ये 5 दिन चलेगा। तो ये देखो बड़ा इंपॉर्टेंट हमारे पास एक डिस्कशन है जिसमें कि हम किसी भी क्वांटिटी को एक किसी नंबर से डिवाइड करते हैं उस क्वांटिटी को जानने के लिए जो कि इस इतने दिन के बराबर, इतना या इतने टाइम पीरियड के बराबर हमारा ये क्वांटिटी लास्ट करेगा या चलेगा। तो ये तीसरा नैरेटिव हमारे पास इसी फॉर्मेट का है, इसी फॉर्मेट का। और चौथा नैरेटिव जो हमारे पास है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और इसका इंपॉर्टेंस है जिसके बारे में यहां मैं बात कर लूं। इस फोर्थ नैरेटिव क्या है कि अगर आपके पास इतना ही चावल है और आपका मित्र इतना चावल आपके पास लेके आता है कि भाई इतना कुक करने के लिए लाया हूं, तो फिर आपको इच्छा होती है कि भाई ये जो बचा हुआ चावल हमारे पास कितना दिन चलेगा। तो वो ना इसके एग्जैक्ट मल्टीपल में इसका नंबर नहीं बता पाता है कि भाई ये कितना दिन चलेगा, इसके एग्जैक्ट मल्टीपल 4 टाइम्स 5 टाइम्स 6 टाइम्स नहीं बता पाता है। तब वो क्या करता है कि इसको ना 3 इक्वल डिवीजन करता है, 3 इक्वल डिवीजन। अब एक जो इक्वल डिवीजन है इसके रिस्पेक्ट में इसको बता पाता है कि इसके मल्टीपल में ये कितना होगा। सपोज करो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 या 10 है, तो ये मतलब ये बता पा रहा है कि इसके मल्टीपल में 10 टाइम्स और बचा हुआ है। तो इसको हम लोग जब रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिक्स तो इसको लिखते हैं 3/10। 3/10 का लिटरल मीनिंग हम समझ लो। इसमें जो कहा गया, जो शुरुआत में इसकी डेवलपमेंट हुई तो इसमें कहा गया कि इस वाले क्वांटिटी को स्केल बना दिया गया उसी समय जो कि हमारे आंख के सामने था, और ये आंख के सामने नहीं था, ये ऑन साइड था, ये ऑफ साइड था। तो आंख के सामने जो क्वांटिटी था उसको स्केल बना दिया गया। उस स्केल के बेसिस पे, उस स्केल के 1 यूनिट पे दूसरे क्वांटिटी को उसके मल्टीपल में बताया गया जो कि 10 यूनिट था, उसके 1 यूनिट के रिस्पेक्ट में। अब इसको जरा सा समझने की कोशिश करो। ये 3 और ये 10 इसको जब एक्सप्रेस किया गया उस वक्त तो कहा गया कि जैसा कि ये 3 है, जैसा कि ये 3 है जो आपके आंख के सामने है, उसी तरह ये 10 है जो आपके सामने नहीं है। तो इसको एंटेसिडेंट नाम दिया गया और ये इसको कॉन्सेक्वेंट। ये एंटेसिडेंट और कॉन्सेक्वेंट का लिटरल मीनिंग है कि जैसा कि ये 3 है मतलब ये पूर्ववर्ती, माने पूर्ववर्ती जो आपके सामने है, और इसका एक कॉन्सिक्वेंसी परिणाम जो है हमारे पास, ये एक रिजल्ट हमारे पास है कि जिस तरह ये 3 है उसी तरह वो 10 है। ये जो रिप्रेजेंटेशन का ये जो तरीका डेवलप हुआ ना, जो कि इसी फॉर्मेट में है जिसको कि हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कहते हैं, लेकिन यहाँ पे नोमेनक्लेचर चेंज हो गया, एंटेसिडेंट और कॉन्सिक्वेंट हो गया। आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के हिसाब से इसका डिस्कशन नहीं है, इसका लिटरल मीनिंग कुछ अलग है और इसका डीलिंग भी अलग है। तो अभी जितने भी 4 नैरेटिव्स की चर्चा हमने की वो सारे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की तरह दिखते हैं, लेकिन सारे का मीनिंग अलग है। इसका अगर हम बात करें, सिर्फ इसका बात करें, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 3:10। 3:10 में हम ये बताते हैं कि जैसा ये 3 है वैसा ही ये 10 है। ठीक है, बिल्कुल अलग रिप्रेजेंटेशन। और इसके एप्लीकेशंस की बात करें तो मैथमेटिक्स के अंदर इसके इतने वाइड एप्लीकेशंस हैं कि मैथमेटिक्स में मैं अगर एक अनुमान के तौर पे कहूं तो बहुत सारे सम इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड हैं। जैसे आपको जहाज कितने ऊपर उड़ रहा है या पक्षी कितने ऊपर उड़ रहा है ये बताना है, किसी नदी की चौड़ाई बतानी है, किसी बिल्डिंग की ऊंचाई बतानी है, किसी पेड़ की ऊंचाई बतानी है, तो इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके हम आसानी से बता सकते हैं कि वो कैसे एग्जैक्ट बिना एक्चुअल मेजरमेंट लिए हम बता सकते हैं। तो इसका एप्लीकेशन बहुत ही वाइड है मैथमेटिक्स में। लेकिन हमारे जो ट्रेडिशनल मेथड्स में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर और एंटेसिडेंट कॉन्सिक्वेंट्स में एकदम स्पष्ट अंतर हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है। और इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आप थोड़ा रिसर्च करते हो तो इन चीजों को समझने के लिए बेहतर विजन
क्रिएट कर सकते हो और आपको मैथमेटिक्स बहुत ही आसान हो जाना चाहिए। तो ये कैसे आसान होगा? सबसे पहले आपने फ्रैक्शंस के जो फॉर्मेट हमारे पास है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जिसे लिखते हैं, इस छोटे से डिस्कशन में आपको एक थोड़ा विजन मिल गया होगा कि हम अलग तरीके से इसको देखना चाहिए और सारे सिचुएशंस को अलग डील करना चाहिए। तब जाकर के मैथमेटिकल स्किल जो है वो बहुत अच्छा हमारे पास डेवलप होगा। हमें कोई चीज रटने की जरूरत नहीं होगी और हमारी समझ धीरे धीरे बढ़ती जाएगी और तब जाकर के हम मैथमेटिक्स हमारे लिए कोई भी समस्या नहीं रह जाएगी। ऐसा होपफुली मैं ऐसा मानता हूं और आप अगले वीडियो में या फिर अगले डिस्कशन में इस पे मैं चर्चा करूंगा और मैं ये बताने की कोशिश करूंगा कि आप ट्रिगोनोमेट्री या ज्योमेट्री के अंदर जो भी सारे जो प्रॉब्लम्स आते हैं हमारे पास, हाइट एंड डिस्टेंस के जो प्रॉब्लम्स आते हैं, वो कैसे इन समझ के साथ आगे बढ़ करके हम इसको आसानी से बिना फार्मूला के सॉल्व कर सकते हैं। धन्यवाद।